वेलकम बैक डियर चिल्ड्रन। आपको याद होगा एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर हमारा चल रहा था। हम लोग एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर 9th क्लास का कर रहे हैं। केमिस्ट्री का चैप्टर है ये, और इससे रिलेटेड एक लेक्चर जो है मैं ऑलरेडी आपको दे चुका हूँ, जिसमें आपने कुछ नई चीज़ें सीखी, नई चीज़ें पढ़ी। और अब जो हम टॉपिक शुरू कर रहे हैं ये उसी लेक्चर का एक्सटेंशन है, मतलब उसी लेक्चर को आगे हम कंटिन्यू करेंगे। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का ये दूसरा लेक्चर है, सेकंड लेक्चर है। लेकिन ये शुरू करने से पहले आप स्क्रीन पर एक बुक देख पा रहे होंगे, ठीक है। ये बुक जो है आजकल इस तरह से मैंने देखा, किसी पब्लिशर ने ये इस तरह से छापी हुई है, ठीक है जी। ये इस तरह से आपको, आई एम नॉट श्योर कि कौन से पब्लिशर की है, मैंने ध्यान नहीं दिया तो। और जब ये बनी थी बुक तब ये इस तरह की थी, ओके। ये कुछ इस प्रकार की थी। जॉन डाल्टन की क्रिएशन है ये बुक, ठीक है। उन्होंने ये बुक लिखी है। बुक का नाम जो है वो आप देख पा रहे होंगे। बुक का नाम है अ न्यू सिस्टम ऑफ केमिकल फिलॉसफी। इट इज़ अ न्यू सिस्टम ऑफ केमिकल फिलॉसफी, ठीक है जी। आप देखिए, अ न्यू सिस्टम ऑफ केमिकल फिलॉसफी, ओके। इट वॉज रिटन बाय जॉन डाल्टन। बहुत पुरानी ये बुक है, आप देख पा रहे होंगे। कब लिखी थी वो आगे हम बात करते हैं। चलते हैं, ये जॉन डाल्टन के बारे में बता रहा था। ये महानुभाव, ये उनका चित्र है। ये उनकी पैदाइश है। 1844 तक इस दुनिया में रहे। बहुत ही मशहूर इंग्लिश केमिस्ट, फिजिसिस्ट और मीटेरोलॉजिस्ट हैं, ठीक है जी। ये इनकी बुक, ये इनकी बुक का एक पेज है, आप देख पा रहे होंगे। और यहाँ पर ये जो बुक का नाम था अ न्यू सिस्टम ऑफ केमिकल फिलॉसफी, उस बुक का ये एक पेज है। और ये बुक जो है इट वाज पब्लिश्ड इन 1808, 1808 में ये पब्लिश हुई थी। जॉन डाल्टन इनका नाम था। और इसमें बहुत सारी बातें की गई थी एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में। ये बेसिकली बुक जो थी, इसमें आप देखेंगे एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में ही जिक्र किया गया था, उसी से रिलेटेड थी, केमिस्ट्री से रिलेटेड थी। और इस बुक के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बताऊं, डाल्टन ने बहुत सारे प्रयोग किए, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो पढ़ी, उनके बारे में बताया। और डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, जो मेन इनका जो कंसेप्ट है जिसके बारे में आज हमने बात करनी है, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, ये हम उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी की एक्चुअली हिस्ट्री क्या है। ये कंसेप्ट जो है एटम का, इट डेट्स बैक टू द आइडियाज ऑफ डेमोक्रिटस। आपने नाम सुना होगा डेमोक्रिटस का, ठीक है जी। द इंग्लिश मेटेरोलॉजिस्ट एंड केमिस्ट जॉन डाल्टन जो थे, फॉर्मुलेटेड द फर्स्ट मॉडर्न डिस्क्रिप्शन ऑफ इट। उन्होंने इनकी थ्योरी जो थी, जो इनका कंसेप्ट था, उस पर और ज़्यादा रिसर्च किया गया। और किसने किया? इंग्लिश केमिस्ट जॉन डाल्टन ने, ठीक है जी। और मैं आपको बताऊं डाल्टन ने क्या किया। ही डेवलप्ड द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। एक लॉ है जिसके बारे में इस साल तो आप नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में आपको उसके बारे में पढ़ना है। नाम है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस आपने जो लास्ट टाइम पढ़ा था वो इट वाज लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस। आने वाले टाइम में आपने एक और लॉ पढ़ना है, इट इज़ लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस, एंड इट वाज फर्स्ट प्रेजेंटेड इन 1803। मैं फिर से बता दूं, मैंने अभी आपको क्या बताया। मैंने आपको बताया कि जो जॉन डाल्टन थे, ही डेवलप्ड द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस को डेवलप करने का श्रेय जो है, मैं आपको फिर से बता दूं, ये अभी आपने पढ़ना नहीं है। मल्टीपल प्रोपोर्शंस को डेवलप करने का श्रेय जो है वो किसको जाता है? वो श्रीमान जॉन डाल्टन को जाता है। चलते हैं थोड़ा सा और आगे, और मैं आपको बताता हूँ उन्होंने ऐसा कैसे कर पाए। ही डेवलप्ड द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस which was first presented in 1803. Always remember, by studying and expanding
अपॉन द वर्क्स ऑफ लेवोइजियर एंड जोसेफ प्राउस्ट। ये नाम सुने सुने लग रहे होंगे आपको। एंटोइन लेवोइजियर के बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, जोसेफ प्राउस्ट के बारे में मैं ऑलरेडी आपको पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ। तो इस इंग्लिश केमिस्ट ने, जो एक फिजिसिस्ट भी थे, जो एक मेटेरोलॉजिस्ट भी थे, उन्होंने डेवलप किया लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन विच वॉज फर्स्ट प्रेजेंटेड इन 1803। और कैसे डेवलप किया? बाय स्टडिंग एंड एक्सपैंडिंग अपॉन द वर्क्स ऑफ लेवोइजियर एंड प्राउस्ट। ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। मैं आपको प्राउस्ट की स्टडी के बारे में बताता हूँ। प्राउस्ट जो थे, उन्होंने क्या किया? उन्होंने टिन ऑक्साइड को स्टडी किया। किसको स्टडी किया? ही स्टडीड टिन ऑक्साइड्स। ठीक है, टिन ऑक्साइड्स एक्चुअली दो तरह के होते हैं, मैं आपको बताऊंगा, वो भी आप सुनिए। मासेस में एक जो होता है उसमें टिन जो है 88.1% होता है। ठीक है, इसमें टिन जो है 88.1% होता है, और ऑक्सीजन जो है उसमें वो होता है 11.9%। ये एक टाइप है। इस एक टाइप में मैंने आपको बताया कि ऑक्सीजन जो है वो 11.9% होता है और टिन जो है 88.1% होता है। ठीक है, और जो दूसरी टाइप है टिन ऑक्साइड की, उसमें टिन जो है वो 78.7% होता है। कितना होता है? 78.7%। और ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन जो है वो कितना होता है? वो होता है 21.3%। ठीक है जी। टिन ऑक्साइड की एक टाइप में टिन 88.1% होता है और ऑक्सीजन 11.9% होता है, और दूसरी टाइप में टिन 78.7% होता है और ऑक्सीजन जो है 21.3% होता है। ये प्राउस्ट ने स्टडी किया था। ठीक है, इसको हम बोलते हैं टिन ऑक्साइड और दूसरे को हम बोलते हैं टिन डाइऑक्साइड। तो मैं आपको बता दूं, डाल्टन ने इस चीज़ को नोट किया। ही नोटेड फ्रॉम दीज परसेंटेजेस दैट 100 ग्राम ऑफ टिन विल कंबाइन आइदर विद 13.5 ग्राम और 27 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है जी, आइदर वो 13.5 ग्राम या 27 ग्राम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा। अगर आप 100 ग्राम लेंगे, क्या लेंगे? 100 ग्राम आप टिन ऑक्साइड लेंगे। 100 ग्राम टिन ऑक्साइड में दो बातें हो सकती हैं, और वो क्या बातें हैं? ऑक्सीजन जो है या तो 13.5 ग्राम होगा, ठीक है जी, या तो 13.5 ग्राम ऑक्सीजन होगा या फिर 27 ग्राम ऑक्सीजन होगा। ठीक है जी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है ही फाउंड, इसके बारे में मैं आपको एक और चीज़ बता दूं। इसका मतलब ये है, अब ज़रा 13.5 और 27 ग्राम को देखिए, है ना। 1:2 की रेशो बनती है। 1:2 की रेशो जो है यहाँ पर बनती है। आई एम श्योर कि आपको ये बात समझ आ रही होगी। तो डाल्टन ने ही नोटेड फ्रॉम दीज परसेंटेजेस दैट 100 ग्राम ऑफ टिन विल कंबाइन आइदर विथ 13.5 ग्राम ऑफ और 27 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। 13.5 और 27 जो है 1:2 की रेशो बना रही है। तो डाल्टन का कहना था कि एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर जो है, इट कुड एलिगेंटली explain this common pattern in chemistry in the case of Proust's tin oxides. One tin atom will combine with either 1 or 2 oxygen atoms. ठीक है जी। इसका मतलब है कि टिन की अगर आप बात कर रहे हैं, अगर आप टिन की बात कर रहे हैं, अगर आप ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, तो या तो 1:1 की रेशो में होंगे या 1:2 की रेशो में होंगे। यह आपने याद रखना है। मैंने आपको ऐसा क्यों बताया? क्योंकि मैंने आपको बताया टिन और ऑक्सीजन दो चीज़ें बनाते हैं। मैंने एक है टिन ऑक्साइड, ठीक है जी, और दूसरा है टिन डाइऑक्साइड। ठीक है जी। तो ये दो चीज़ों की फॉर्मेशन होती है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। डाल्टन का एक और उसका मानना था, और वो मानना क्या था मैं आपको उसके बारे में बता देता हूँ। उनका कहना था, according to him, atomic theory could also explain why water absorbed different gases in different proportions. मतलब आपने देखा होगा, अगर आप ठंडा पानी लेते हैं ना, अगर आप ठंडा पानी लेते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो डिसॉल्व हो जाता है। ठीक है, लेकिन उसी ठंडे पानी में नाइट्रोजन का डिसॉल्व होना थोड़ा सा मुश्किल होता है। कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स आर हैवियर एंड लार्जर देन नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स। ठीक है ना। तो डाल्टन जो थे
उनका ये कहना था, ही फाउंड दैट वाटर एब्जॉर्ब्ड कार्बन डाइऑक्साइड फार बेटर देन इट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन। कार्बन डाइऑक्साइड को वो ज़्यादा अच्छे से एब्जॉर्ब कर सकता है, नाइट्रोजन को वो उतने अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। ये चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ ये बेसिकली उन्होंने अपनी थ्योरी के बारे में, अपनी एटॉमिक थ्योरी के बारे में बताया कि इस एटॉमिक थ्योरी की हेल्प से वो क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, और फिर से मैं बता दूं ये एटॉमिक थ्योरी जो उन्होंने दी है हमें, जो मैं अभी आपको पढ़ाने जा रहा हूं, ये बेसिकली लेवोइजियर, प्राउस्ट, इनकी स्टडी के ऊपर बेस्ड था। उसी के रिसर्च को आगे उन्होंने आगे जो था फर्दर एक्सपैंड किया, एक्सप्लेन किया। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं, अब देखते हैं इस कंसेप्ट के बारे में, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी क्या कहता है। तो सबसे पहले इसके पोस्टुलेट्स की बात करते हैं। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के क्या पोस्टुलेट्स हैं? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, ऑल मैटर कंसिस्ट्स ऑफ इंडिविजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। सारे जो एटम्स होते हैं, किसी भी मैटर का कोई एटम लेते हैं तो वो बेसिकली इंडिविजिबल पार्टिकल होता है। मतलब ये कहने का, डाल्टन ने कहा कि जितना भी मैटर आप देखते हैं, जितना भी मैटर अपने आसपास देख पा रहे हैं, वो बेसिकली इंडिविजिबल पार्टिकल से बने हैं, जिनका नाम होता है, जिनको नाम दिया गया है एटम्स। यानी कि इसके मुताबिक एटम्स जो हैं वो क्या हैं? इंडिविजिबल हैं। दे कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर। बट डू यू अग्री? अभी हम आगे आने वाले टाइम में देखते हैं। अभी आगे जो स्लाइड है उसमें हम देखेंगे कि क्या ये सच था। मुझे लगता है कि आप लोग एटम के बारे में जानते हैं और आपको पता लग गया होगा। इनकी जो पहली स्टेटमेंट थी ये बिल्कुल सही नहीं थी, क्योंकि जितने भी मैटर के बारे में हम बात करते हैं, जितने भी मैटर के बारे में बात करते हैं, वो सब डिविजिबल हैं। आपने इलेक्ट्रॉन्स का नाम सुना होगा, आपने प्रोटॉन्स का नाम सुना होगा, आपने न्यूट्रॉन्स का नाम सुना होगा। इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, आई एम श्योर कि आपने इन तीनों के बारे में सुना होगा। तो ये सब जो है ये किसका पार्ट है? ये एटम का ही पार्ट है। अगर ये एटम का पार्ट है तो फिर एटम इंडिविजिबल कैसे हो सकता है? एटम को इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में आप बांट सकते हैं। खैर, मैं अभी इसके बारे में बात करूंगा। तो फिर से देखिए, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, तो जो पहला पार्ट था उसके मुताबिक ये इंडिविजिबल पार्टिकल्स हैं। एटम्स जो हैं वो इंडिविजिबल पार्टिकल्स हैं। खैर, आगे बात करते हैं। एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट आर सिमिलर इन शेप एंड मास बट डिफर फ्रॉम द एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट्स। इस लॉ के मुताबिक, इस थ्योरी के मुताबिक, जो एटम्स हैं, सेम एलिमेंट के एटम्स जो हैं, उनका शेप और मास सेम होगा, लेकिन डिफरेंट एटम्स जो होंगे उनका शेप और मास जो है वो डिफरेंट होगा। मैं फिर से बता दूं, एटम्स के मुताबिक, एटॉमिक थ्योरी के मुताबिक, डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी के मुताबिक, एटम्स जो सेम एलिमेंट के होंगे उनका शेप सेम होगा और मास भी सेम होगा। लेकिन अगर डिफरेंट एटम्स की बात करते हैं, उनके केस में ऐसा नहीं होगा। उनकी शेप भी डिफरेंट होगी, उनका मास भी जो है डिफरेंट होगा। आगे देखते हैं कि ये सही था या नहीं था। खैर, आगे चलते हैं। एटम्स कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मतलब एटम्स को ना तो क्रिएट किया जा सकता है, ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ये एक इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट है एटम्स, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ठीक है जी। तो तीन आपने बातें पढ़ी, उसमें क्या था? सबसे पहला ये था कि सारे मैटर जो हैं वो एटम से बने होते हैं और एटम्स जो हैं इंडिविजिबल हैं। एक बात। दूसरी बात जो आपने पढ़ी, आपने पढ़ा सेम एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं उनका शेप और मास सेम होता है, और डिफरेंट जो एलिमेंट्स होते हैं उनका मास और उनका शेप जो है वो डिफरेंट होता है। और तीसरा पॉइंट जो आपने पढ़ा, दिस वाज द फर्स्ट पॉइंट, दिस इज द सेकंड पॉइंट, दिस इज द थर्ड पॉइंट। ओके, एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। आगे हम बात करते हैं। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स में कंबाइन विद ईच अदर इन अ फिक्स्ड सिंपल होल नंबर रेशियोज टू फॉर्म कंपाउंड ऑफ एटम्स। इसके मुताबिक अगर आप डिफरेंट एलिमेंट्स को देखते हैं, जैसे आप देखते हैं, हम बात करते हैं किसकी? हम बात करते हैं कार्बन की। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स में कंबाइन विद ईच अदर, एक कार्बन की बात कर लेते हैं, एक ऑक्सीजन की। कार्बन और ऑक्सीजन जो हैं वो एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं इन अ फिक्स्ड सिंपल होल नंबर रेशियोज
टू फॉर्म कंपाउंड एटम्स। ठीक है, तो कार्बन और ऑक्सीजन फिक्स्ड, सिंपल और होल नंबर रेशोज में एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे और कंपाउंड एटम्स की फॉर्मेशन करेंगे। कंपाउंड एटम्स का मतलब देखिए, आप कार्बन और ऑक्सीजन जब जुड़ते हैं तो 1:1 की रेशो में कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है और 1:2 की रेशो में वो कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट कैन कंबाइन इन मोर देन 1 रेशो टू फॉर्म 2 और मोर कंपाउंड्स। आई एम श्योर यू पीपल विल अग्री, मैंने अभी भी आपको एग्जाम्पल दिया, कार्बन और ऑक्सीजन 1:1 की रेशो में जब कंबाइन होते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, 1:2 के रेशो में जब कंबाइन होते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। दोनों की नेचर जो है थोड़ी सी डिफरेंट है। ऐसे ही अगर आप बात करते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन H2O की फॉर्मेशन भी करता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन H2O2 की फॉर्मेशन करता है। दोनों की नेचर जो है वो डिफरेंट है। तो अभी अभी आपने क्या बात की, आपने बात की सारा मैटर जो है एटम से बना होता है और वो इंडिविजुअल पार्टिकल है। एटम जो है इंडिविजुअल पार्टिकल है। ठीक है, दूसरा जो पॉइंट था वो ये था कि एटम जो है सेम एलिमेंट के, उनका मास और उनकी शेप सेम होती है, लेकिन अगर आप बात करते हैं डिफरेंट एटम्स की तो डिफरेंट एलिमेंट्स के डिफरेंट एटम्स जो होते हैं उनका मास डिफरेंट होता है, उनकी शेप डिफरेंट होती है। और तीसरा पॉइंट जो हमने पढ़ा वो ये था, एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ना तो एटम्स को आप क्रिएट कर सकते हैं, ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। चौथा पॉइंट जो है वो क्या है, वो ये है, एटम्स डिफरेंट एलिमेंट्स के जो हैं दे मे कंबाइन विथ ईच अदर इन अ फिक्स्ड सिंपल होल नंबर रेशियोज टू फॉर्म कंपाउंड एटम्स। मैंने एग्जाम्पल के साथ आपको समझाया। एक और चीज मैं आपको बता दूं, अगर यही एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट कैन कंबाइन इन मोर देन 1 रेशियो टू फॉर्म 2 और मोर कंपाउंड्स। ठीक है ना, सेम एलिमेंट्स के जो एटम होंगे अलग अलग रेशोज में कंबाइन होकर अलग अलग तरह के सब्सटेंसेस की फॉर्मेशन कर सकते हैं। मैंने आपको एग्जांपल दिया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, मैंने कार्बन और ऑक्सीजन का एग्जांपल दिया। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं एक और उनका पोस्टुलेट, और वो क्या था, एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर दैट कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। एटम जो है इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर दैट कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। तो ये 6 पोस्टुलेट्स के बारे में हमने अभी भी बात की। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं कहाँ पर कमी रह गई, कहाँ पर क्या ड्रॉबैक्स रह गए इस थ्योरी के। तो सबसे पहली बात हम करते हैं, जो मैंने आपको बताया, ये जो इंडिविजिबिलिटी वाली बात थी एटम की, तो एटम की ये इंडिविजिबिलिटी वाली बात जो है वो इट वॉज प्रूव्ड रॉन्ग, एंड एटम कैन बी फर्दर सब डिवाइडेड इंटू प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है ना, मैंने आपको बताया प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं, आपको पता ही है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की। प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, आपको मैंने बताया। इलेक्ट्रॉन्स की बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन्स जो है नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं। और अगर हम बात करते हैं किसकी, अगर हम न्यूट्रॉन्स की बात करते हैं तो न्यूट्रॉन्स जो है वो क्या है, दे आर न्यूट्रल, ये न्यूट्रल हैं, है ना, दे आर न्यूट्रल। सो फिर से आप देख लीजिए, एक एटम जो है वो प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन से बना होता है। आपको पता होगा एक एटम का जो बिल्कुल सेंटर वाला पार्ट होता है, एक बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड सा स्ट्रक्चर होता है, बड़ा ही पैक्ड, क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर होता है, टाइटली पैक्ड स्ट्रक्चर होता है। इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं न्यूक्लियस, वी कॉल इट न्यूक्लियस, है ना, इसको हम बोलते हैं वी कॉल इट न्यूक्लियस। सेंटर में मौजूद है ये। ओके, इसके आसपास क्या होता है आपको पता होगा, इसके आसपास जो है शेल्स बने होते हैं, जिसमें नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स जो हैं वो क्या करते हैं, वो मूव करते हैं। ठीक है जी, ये इनको हम बोलते हैं वी कॉल देम इलेक्ट्रॉन्स, है ना, इनको हम कहते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये इस न्यूक्लियस के आसपास ही घूमते रहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स, फिर से मैं आपको बता दूं, इलेक्ट्रॉन्स जो क्या हैं, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज हैं, ये आसपास घूमते रहते हैं इन शेल्स में। और न्यूक्लियस के अंदर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है और साथ में क्या है, न्यूट्रल पार्टिकल्स। क्या
न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स जो है न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है, इसीलिए पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल यानी कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रल पार्टिकल्स यानी कि न्यूट्रॉन्स, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल यानी कि प्रोटॉन्स, न्यूट्रल पार्टिकल्स मतलब न्यूट्रॉन्स, इनको इकट्ठे जो है कहा जाता है वी कॉल देम न्यूक्लियॉन्स। क्या कहा जाता है? वी कॉल देम न्यूक्लियॉन्स। व्हाट आर न्यूक्लियॉन्स? न्यूक्लियॉन्स आर द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस किससे बना है? ये बना हुआ है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल यानी कि किससे? प्रोटॉन से, और न्यूट्रल पार्टिकल यानी कि न्यूट्रॉन से। ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल प्रोटॉन्स, न्यूट्रल पार्टिकल न्यूट्रॉन्स, और पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स यानी कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को, और न्यूट्रल पार्टिकल न्यूट्रॉन्स को हम इकट्ठे बोलते हैं वी कॉल देम न्यूक्लियॉन्स। इनको क्या कहा जाता है? न्यूक्लियॉन्स। ठीक है जी, चलते हैं थोड़ा सा और आगे। अब हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू डाल्टन द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स आर सिमिलर इन ऑल रिस्पेक्ट्स। लेकिन ये भी बात जो है ये कुछ समझ नहीं आती। क्यों? आप देखिए, उसका मैं बताता हूँ आपको रीज़न। Atoms of some elements may vary in their masses and densities. These atoms of different masses are called isotopes. इनको हम isotopes कहते हैं। इनका मास जो है वो डिफरेंट होता है। मैं फिर से आपको एक बात बता दूं, आप ध्यान से इसको समझिएगा। कुछ ऐसे जैसे हम बात करते हैं हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन एक्चुअली 3 मासेस में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, एक को हम बोलते हैं प्रोटियम, दूसरे को हम बोलते हैं ड्यूटेरियम, तीसरे को हम बोलते हैं ट्रिटियम। ठीक है जी, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, लेकिन तीनों हाइड्रोजन ही होते हैं। लेकिन इन तीनों का मास जो होता है वो डिफरेंट होता है, और उसकी वजह होती है प्रेजेंस ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का नंबर जो है, डिफरेंस इन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन का नंबर डिफरेंट होने के कारण इन 3 केसेस में, ये कौन से 3 केसेस मैं आपको फिर से बता दूं। ये पहला केस है प्रोटियम, दूसरा केस है ड्यूटेरियम, तीसरा केस है ट्रिटियम। तो हाइड्रोजन जो है इसके 3 आइसोटोप्स हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। और इन तीनों में जो न्यूक्लियस होता है, इन तीनों के जो न्यूक्लियाई हैं उनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो हैं वो डिफरेंट होते हैं, जिसके कारण इन सब का मास जो है वो डिफरेंट है। ठीक है जी, एक और एग्जांपल आप इसका समझ सकते हैं क्लोरीन का। क्लोरीन हैज़ 2 आइसोटोप्स, एक का मास जो है वो 35 है और क्लोरीन का दूसरा मास जो है वो है 37। ठीक है जी, तो ये बात भी गलत होगी कि द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स आर सिमिलर इन ऑल रिस्पेक्ट्स। ठीक है, डाल्टन ऑल्सो क्लेम दैट एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट इन ऑल रिस्पेक्ट्स। ये बात भी गलत साबित होगी। उसका रीजन है, मैं आपको बताऊं, जैसे आपने अभी अभी आइसोटोप्स के बारे में पढ़ा। आइसोटोप्स क्या होते हैं? आइसोटोप्स एक एलिमेंट की जब आप बात करते हैं और वो एलिमेंट जो है एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन अलग अलग फॉर्म्स में आकर करता है, और उन सभी फॉर्म्स के एटॉमिक मास डिफरेंट होते हैं, तो हम कहते हैं कि वो आइसोटोप्स हैं। क्या है वो? दे आर आइसोटोप्स। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन में हमने बात की प्रोटियम की, एटॉमिक नंबर 1 होता है, ड्यूटेरियम की एटॉमिक नंबर 1 होता है, ट्रिटियम की एटॉमिक नंबर 1 होता है, लेकिन तीनों के केस में मास जो है वो डिफरेंट है। ठीक है जी, इन तीनों के केस में मास जो है वो डिफरेंट है। इन तीनों का एटॉमिक नंबर तो सेम है लेकिन मास जो है वो डिफरेंट है। इसी तरह से कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी होते हैं जिनके केस में, जब आप जिनका केस आप स्टडी करते हो, जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है आर्गॉन और कैल्शियम का। आर्गॉन और कैल्शियम की खास बात यह है, इनका एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट है लेकिन इनका एटॉमिक मास दोनों का 40 है। आर्गॉन, इसका एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, कैल्शियम, इसका एटॉमिक नंबर डिफरेंट है लेकिन दोनों का एटॉमिक मास जो है 40 है। तो हम इनको कहते हैं, इस तरह से जो एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं हम कहते हैं आइसोबार्स हैं। ये क्या है? ये दीज आर आइसोबार्स। हम इनको आइसोबार्स कंसिडर करते हैं। ठीक है जी, थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं। हम बात करते हैं एक अगले ड्रॉबैक की, एक अगला फ्लॉ इस थ्योरी में, और वो क्या है? अकॉर्डिंग टू डाल्टन, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन इन सिंपल होल नंबर रेशियोज टू फॉर्म कंपाउंड्स। दिस इज नॉट ऑब्जर्व्ड इन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक शुगर। ओके, ऐसा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में नहीं हमने देखा। जैसे शुगर वगैरह जो है उसमें हम नहीं बोलते। जैसे शुगर का आपको पता है C12H22O11 फॉर्मूला है।
तो ये जो बात थी कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन इन सिंपल होल नंबर रेशोज टू फॉर्म कंपाउंड्स, तो मेरे ख्याल में ये बात जो है यहाँ पर सही साबित नहीं होती। और इसके अलावा एक और कंसेप्ट जो था बताना पॉसिबल नहीं हो पाया डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी से, और वो क्या था? इट वाज द कंसेप्ट ऑफ एलोट्रोप्स। आई एम श्योर एलोट्रोप्स के बारे में आपने सुना होगा। एलोट्रोप्स क्या होता है? जैसे आप कार्बन के बारे में सुना होगा। कार्बन जो है वो 3 फॉर्म में आकर करता है। मैं 2 फॉर्म्स के बारे में बताता हूँ आपको, डायमंड और ग्रेफाइट। और तीसरा तो आपको पता होगा, फ्यूलरीन बोलते हैं उसको, बकमिंस्टर फ्यूलरीन। लेकिन चलो उसके बारे में बात नहीं कर रहा। कार्बन 3 डिफरेंट फॉर्म्स में आकर करता है, डायमंड, ग्रेफाइट और बकमिंस्टर फ्यूलरीन, ठीक है। लेकिन आप सोचिए, डायमंड और ग्रेफाइट अगर दोनों को आप ध्यान से देखेंगे तो दोनों जो हैं एकदम डिफरेंट हैं एक दूसरे से, एकदम अलग, बिल्कुल ऑपोजिट। डायमंड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट सबस्टेंस dug out of earth. Graphite is one of the softest substance. इतना सॉफ्ट होता है कि इसको ड्राई लुब्रिकेंट की तरह यूज़ किया जाता है। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? मैं ग्रेफाइट की बात कर रहा हूँ। ग्रेफाइट जो है कई मशीनरीज में ड्राई लुब्रिकेंट की तरह यूज़ किया जाता है। और डायमंड के बारे में तो बताने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। डायमंड जो है वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट सबस्टेंसेज है एंड इट इज़ डग आउट ऑफ अर्थ, ये तो आपको पता है। तो कार्बन जो है 2 डिफरेंट फॉर्म्स में आकर कर रहा है। दोनों कार्बन है, डायमंड भी कार्बन है, ग्रेफाइट भी कार्बन है, लेकिन आपको पता है दोनों जो हैं अलग अलग तरह के हैं। दोनों जो हैं बिल्कुल अलग अलग तरह के हैं। तो यहां पर एक बात मैं आपको बता दूं, इन दोनों के केस में एक बात तो सही है कि दोनों अलग अलग फॉर्म में आकर करते हैं, लेकिन फॉर्म किसकी है? कार्बन की। इस फिनोमेना को हम बोलते हैं, वी कॉल इट एलोट्रोपी या एलोट्रोपिज्म। और ये क्या होता है? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ सम केमिकल एलिमेंट्स, लाइक हियर वी स्टडीड कार्बन। जैसे यहाँ पर हमने किसको स्टडी किया? हमने कार्बन को स्टडी किया, ठीक है। तो एलोट्रोपी क्या है? ये एक ऐसा फिनोमेना है, एक ऐसी प्रॉपर्टी है किसी केमिकल एलिमेंट्स की या किसी केमिकल सब्सटेंस की, जिसके कारण इट एग्जिस्ट इन 2 और मोर डिफरेंट फॉर्म्स इन द सेम फिजिकल स्टेट। इस फिनोमेना को हम बोलते हैं, और फिजिकल स्टेट्स को हम बोलते हैं, वी कॉल देम एलोट्रोप्स, ठीक है। और फिनोमेना का नाम है एलोट्रोपिज्म या एलोट्रोपी, ठीक है। एलोट्रोपी, एलोट्रोपिज्म, ठीक है। अभी देखिए, आपने 2 चीज़ें पढ़ी। आपने पढ़ा एलोट्रोप्स के बारे में, आपने आइसोटोप्स के बारे में भी पढ़ा। तो एलोट्रोप्स और आइसोटोप्स जो है ना, 2 डिफरेंट कंसेप्ट्स हैं। मैं आपको बताऊं, आप बात जब करेंगे एलोट्रोप्स की, एलोट्रोप्स क्या होते हैं, ठीक है, और आइसोटोप्स क्या होते हैं, ये 2 डिफरेंट सब्सटेंसेस हैं, 2 डिफरेंट कंसेप्ट्स हैं। सॉरी, एलोट्रोप्स क्या है? ये डिफरेंट फॉर्म्स हैं एक ही सेम केमिकल एलिमेंट के, विच आर स्टेबल इन द सेम फिजिकल स्टेट। आइसोटोप्स के साथ ऐसा नहीं होता। आइसोटोप्स आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ द सेम केमिकल एलिमेंट, ठीक है। एलोट्रोप जो है, फिर से मैं बता रहा हूँ, एलोट्रोप्स क्या है? एलोट्रोप्स आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सेम केमिकल एलिमेंट, ठीक है। आइसोटोप जो है, ये डिफरेंट फॉर्म्स हैं किसके? डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सेम एलिमेंट which are stable in the same physical state, okay, which are stable in the same physical state। लेकिन जब आप बात करते हो आइसोटोप्स की, आइसोटोप्स जो हैं आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर्स ऑफ द सेम एलिमेंट, ठीक है जी। आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं ड्रॉबैक्स। तो हमने बड़े आराम से पढ़ लिया, क्योंकि हमारी आदत है, कमी निकालना बड़ा आसान है। लेकिन क्या इसका कोई फ़ायदा भी था? बहुत ज़्यादा फ़ायदा था जी, बहुत ज़्यादा। और फ़ायदा क्या था उसमें? सबसे पहला फ़ायदा ये देखिए, एटॉमिक थ्योरी जो थी, इसके कारण ये जो थी, इट वाज एबल टू एक्सप्लेन द लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। कौन से थे लॉज केमिकल कॉम्बिनेशन के? मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन और लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। इन दोनों को ये दोनों जो है समझे जा सकते हैं। आप डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी से इसको समझ सकते हैं। दूसरी बात जो है वो इंपॉर्टेंट है, और वो क्या है वो भी आप देख लीजिए। डाल्टन वॉज द फर्स्ट पर्सन टू रिकॉग्नाइज अ workable distinction between the fundamental particle of an element and that of a compound या molecule। मतलब ये कि एलिमेंट और कंपाउंड के बीच का डिफरेंस समझाना जो था वो डाल्टन के लिए आसान हो गया,
ठीक है, डाल्टन ने ये जो कंसेप्ट दिया उसके कारण आप एटम और मॉलिक्यूल के बीच का डिफरेंस जो है बड़े आराम से समझ सकते हैं। डाल्टन कोई आम इंसान नहीं था, मैं आपको फिर बता दूं। इससे पहले जितने भी कंसेप्ट्स आपने पढ़े केमिस्ट्री के, जिनके बारे में मैंने आपको बताया, बहुत इंपॉर्टेंट थे नो डाउट, लेकिन डाल्टन जो थे उन्होंने एक्सपेरिमेंटली कई कंसेप्ट जो थे वो प्रूव करके दिखाए। मैंने आपको बताया उस समय आज के हिसाब से अगर मेहनत देखी जाए तो बहुत ज़्यादा मेहनत होती थी। बहुत सारे कंसेप्ट्स डाल्टन ने बताए हैं, बहुत सारे कंसेप्ट्स के बारे में डाल्टन ने बात की। उसमें से एक कंसेप्ट जो है कलर ब्लाइंडनेस का भी है। डाल्टन का अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे डाल्टन की, या डाल्टन के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, तो आपको बहुत सारी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो हैं डाल्टन के बारे में पता लगेंगी। आप ज़रूर उनके बारे में पढ़िए और देखिए कि किस तरह से उन चीज़ों के बारे में डाल्टन जो थे वो बता पाए अपने टाइम में। उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की होगी डेफिनेटली। रिसर्च से ही आप ज़्यादा अच्छे से कुछ चीज़ों को समझ सकते हैं। मेरे कई बातों पर ही विश्वास मत कीजिए, ज़रूर रिसर्च कीजिए। आप एक ऐसे एरा में पैदा हुए हैं जब टेक्नोलॉजी जो है वो एट इट्स बेस्ट, इट इज़ एट इट्स बेस्ट। अच्छे से पढ़िए, समझिए, खुद भी रिसर्च कीजिए, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अपना ध्यान रखिए, घर के अंदर रहिए, घर से बाहर मत निकलिए। नो डाउट लॉकडाउन जो है ख़त्म हो गए हुए हैं, लेकिन फिर भी अपने आप को सेफ़ रखने के लिए घर के अंदर ही रहने की आदत डालिए। अपने आप को थोड़ा सा घर के अंदर रहकर किस तरह से आप टाइम को यूटिलाइज़ कर सकते हैं, उसकी तरफ अपना फोकस जो है वो ज़्यादा रखिए। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग चैनल के साथ जुड़ें और फ़ायदा उठाएं। अपना ध्यान रखिएगा। गुड नाइट।